तो भारत जो है पहला जो मिसाइल ठोके वो आसिफ मुनीर जहां पे रहता है वहां पे ठोक दो। लेकिन जो मिलिटरीली मेरा मानना है कि बजाय इसको फुल स्केल वॉर बनाने के आप एलओसी को इतना गर्म कर दो, एलओसी के ऊपर इतनी बमबारी करो कि आसिफ मुनीर को उस बमों की आवाज जो है रावलपिंडी तक सुनाई दे। नंबर एक। तो जब शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड हो गया तो इसका मतलब एलओसी की तो कोई सेंटिटी रही नहीं। बिल्कुल सर, हमको अंदर घुसना चाहिए और मौका है कि पीओके के ऊपर कब्जा करना चाहिए, क्योंकि अब जो है एलओसी का नाम ही नहीं है। सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी आज श्रीनगर में हैं, पहलगाम में हैं। वहां पर जाकर वो ग्राउंड जीरो पर हालातों का जायजा ले रहे हैं और कमांडर्स को आदेश दे रहे हैं। पहलगाम को लेकर पूरे देश में गुस्सा है सर, सब चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए। 27 के बदले कम से कम 270 चाहिए हमें। लेकिन उस पार से, एलओसी के उस पार से जो खबरें आ रही हैं वो भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। रक्षा मंत्री उनके कह रहे हैं कि हमारा तो इतिहास रहा है 30 साल से आतंकियों को पालने का और बढ़ाने का। विदेश मंत्री उनके कहते हैं कि आतंकी नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर हैं। साथ ही में आसिफ ख्वाजा कहते हैं कि अगर वॉर हुआ तो हम फुल फ्लेज वॉर के लिए जाएंगे और परमाणु न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे। बस एक लास्ट पॉइंट सर, उनके एक नेता का बयान और आया जो उन्होंने संसद में दिया कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका, सिंधु समझौते को कैंसिल किया, तो पाकिस्तान ही जंग की शुरुआत कर देगा। तो अब मैं सर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि तमाम अपडेट मैंने दर्शकों को दे दी हैं। क्या मोड़ लेता हुआ ये अब दोनों देशों के बीच की जो टेंशन है वो आपको दिखाई पड़ रही है सर? देखिए राजेश जी, इसमें आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये आसिफ मुनीर ने जो 16 अप्रैल को अपनी स्पीच दी थी डायस्पोरा के सामने, उसमें 2-3 चीजें की थी जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज का हवाला दिया कि कश्मीर हमारे लिए गले की नस है जी, वो कभी नहीं छोड़ सकते। दूसरा उन्होंने कहा कि कश्मीरी भाइयों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। और तीसरा उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदुस्तानी, हिंदू तो अलग अलग हैं, इसलिए 2 नेशन बने और हमारा और हिंदुओं का तो आपस में कोई कॉमन चीज है ही नहीं। तो ये चीजें थी। और ये आसिफ मुनीर की जो, इससे पता लगता है कि उनकी मेंटेलिटी, उनकी सोच जो है जिहादी सोच है। और मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ, बचपन से ही मदरसे में पढ़े हैं, उनके फादर मौलवी थे, तो उनके ऊपर वो जो इम्प्रेशनेबल एज होती है उसके अंदर उनके ऊपर वही असर पड़ा और वो उसी को लेके अभी तक आगे चल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब जो वो बयान दे रहे हैं, उनके जो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये तो जो है सेनानी थे, ये तो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये हमेशा आज की बात नहीं है, हमेशा ये कहते हैं अगर बलूचिस्तान में होता है तो वो टेररिस्ट है, अगर कश्मीर में होता है तो स्वतंत्रता सेनानी है, वो तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई रहे। तो ये जो उनकी जो ड्यूअल पॉलिसी है, जो हिपोक्रेसी है, ये तो पहले से ही चली आ रही है। अब सवाल रहा उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना कि हम तो 30 साल से इनको टेररिस्ट को पाल रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस मामले में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब सोवियत ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था, उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया था टेररिस्ट को तैयार करने के लिए। तो पाकिस्तान शुरू से ही उनकी इस चीज की, उनको पता है कि टेररिस्ट किस लिए तैयार किए जाते हैं। तो उन्होंने अमेरिका, उसके बाद जब वहां पे अलकायदा ने न्यूयॉर्क में बिल्डिंग वगैरह उड़ा दी उनकी, उसके बाद जो है अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, तब भी पाकिस्तान ने उनकी मदद करी। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि जो उनके पार्लियामेंट में उनके नेता ने कहा है कि ये जो अगर सिंधु नदी का जो समझौता है जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो समझौता, प्रधानमंत्री उस टाइम के जो थे नेहरू जी, उन्होंने अपनी ज्यादा उदारता दिखा दी। इतनी उदारता पाकिस्तान के लिए, इतनी उदारता दिखानी नहीं चाहिए थी, पर चलो उन्होंने दिखा दी, क्योंकि उससे पहले 1948 में पाकिस्तान ने अपना चेहरा दिखा दिया था जी। तो अगर उनका ये कहना है कि जी ये तो इससे हम जंग कर सकते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर अब ये जो पहलगाम में हुआ, अगर आप इसको एक पैटर्न समझे, तो ये एक नया पैटर्न नहीं है। उनका क्या 4 उनके मकसद होते हैं कोई भी टेररिस्ट अटैक करने का। सबसे पहले होता है भारत को दर्द पहुंचाना। अब पूरे देश में रोष है, वो उन्होंने पहला अपना जो मकसद था वो अचीव कर लिया।
दूसरा मकसद है उनको कश्मीर में इंस्टेबिलिटी लाना, क्योंकि अब टूरिज्म बढ़ रहा था 370 हटने के बाद, हर साल पे बढ़ता जा रहा था। और जम्मू एंड कश्मीर का हॉर्टिकल्चर के बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा जो पैसा आता है वो टूरिज्म से आता है। 7,000 से लेके 8,000 करोड़ रुपया उनका सिर्फ टूरिज्म से आता है। उसको खत्म करना, क्योंकि अभी कंपैरिजन होने लगा था जम्मू कश्मीर का और पीओके के आपस में। पीओके के लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर इतनी खुशहाली कर रहा, हम आगे वहीं हैं। तो ये पाकिस्तान नहीं चाहता था। तीसरी चीज थी कि वो चाहता था कि हम कुछ ऐसा करें जिससे भारत जो है कोई ना कोई रिएक्शन दे। और चौथा ये था कि वो जो है अपनी जो है डिनाई करता रहता है। वो तो आज की बात नहीं, जब भी उसने, चाहे वो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, चाहे वो अक्षरधाम पे हुआ, चाहे मुंबई का अटैक हुआ, वो हमेशा डिनाई करता रहता है। तो राजेश जी, ये पूरा का पूरा जो है ये एक पैटर्न के मुताबिक चले हैं। और इसमें आसिफ मुनीर को जो 16 अप्रैल को आसिफ मुनीर ने जो स्पीच दी है, ये एक जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया था टेररिस्टों को कि अब आप जाके हमला करो। ठीक सर, 2 पॉइंट मेरे आपसे और हैं जिनको मैं समझना चाहूंगा। पहला पॉइंट तो कि आपने 4 पॉइंट गिनाए, लेकिन मैं एक 5वां पॉइंट ऐड करना चाहूं इसमें कि पाकिस्तान की और इस अटैक की एक कोशिश भी थी कि भारत का जो एक समाज है, ताना बाना है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उसके अंदर एक मतभेद पैदा किया जाए, लोगों को बांटा जाए। इसलिए कहा गया कि आप हिंदू हो, और इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया ताकि मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच एक गैप बढ़े। उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? और दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, जनरल मुनीर इस वक्त हाफिज सईद से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे याद है कि किस प्रकार से अमेरिका ने जनरल सुलेमानी को इराक में ढेर किया था। भारत को क्या वाकई में पाक आर्मी चीफ के बारे में विचार करना होगा सर? राजेश जी, पहला सवाल का पहला जवाब पहला ये है कि ये जो भी कार्रवाई हुई है, ठीक है, ये इसको आप अगर पूरे के पूरे को देखो तो मैं इसको 2 एंगल से देख रहा हूं। एक जियो पॉलिटिकल एंगल से, एक जो है भारत के एंगल से। अगर भारत से एंगल से देखें, जब से ये वक्फ बिल जो है पार्लियामेंट में पास हुआ है, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक रोष है। और वो रोष सही है कि गलत है, ये तो वो जाने, क्योंकि उनके नेता जो है वो उनको गुमराह कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वो भी गुमराह कर रही हैं। तो वो ऑलरेडी जो है वो रोष शुरू हो गया था। और उस रोष की वजह से, जैसे आपको पता है, बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो है दंगे हुए, और जगह पे जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। अभी जो है 2-3 दिन पहले तालकटोरा गार्डन में दिल्ली में जो है सब मौलवी जो जितने थे सब वहां पे आए, पॉलिटिकल लीडर्स भी आए। तो ये एक तरह का जो है आपस में दोनों कम्युनिटीज के बीच में मुसलमानों को ये लगने लगा था कि जो हिंदू मेजॉरिटी देश बनने वाला है और बीजेपी एक हिंदू पार्टी है, तो ये मुसलमानों का हक छेड़ रही है। तो उन्होंने जो है पाकिस्तान ने इसका भी फायदा उठाया। और इसीलिए मुझे लगता है आसिफ मुनीर का बयान हिंदुओं के बारे में और वक्फ बोर्ड की बिल की वजह से भारत और के मुसलमानों में थोड़ा रोष होने की वजह से उसका फायदा उठा के उन्होंने ये नाम पूछ पूछ के मारा, जो है पैंट उतार के मारा, कलमा पढ़ने के लिए बोला, सिर्फ इसलिए कि ताकि हिंदू मुसलमानों में और ज्यादा डिवाइड हो जाए और ये आपस में ही लड़ना शुरू कर दे। अभी दूसरा पॉइंट जो आप मैं समझाना चाहता हूं आपको, वो जियो पॉलिटिकल ये है कि जैसे अमेरिका और चाइना की टैरिफ वॉर चल रही है। अभी टैरिफ वॉर के चलने से अमेरिका ने चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से जो बाहर की कंपनीज हैं, इवन अमेरिकन कंपनी है, वो भी अब सोच विचार कर रही है कि क्यों ना हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना से उठा के भारत में ले जाएं। तो ये, क्योंकि बाकी या तो वियतनाम में जा सकते हैं या कंबोडिया में जा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी टैरिफ ज्यादा लगाया है। भारत में टैरिफ आज के हिसाब से जो 26% लगाया था उनके बनिस्बत भारत में फिर भी कम है। तो ये भी एक विचारधारा चल रही है जो बड़े बड़े कंपनीज है कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मूव करा देते भारत में। अब चाइना नहीं चाहता ये मूव हो, तो चाइना ने हो सकता है चाइना पाकिस्तान को बोला भाई कुछ ना कुछ भारत में ऐसा करो या कश्मीर में जिससे आपके और उनके तनाव हो जाए, थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाए, ताकि बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले हैं उनको ये लगे कि भारत में तो जो है अनस्टेबिलिटी है, इसलिए वहां पे ना जाए। तो ये भी एक तर्क है जो कि हो सकता है मुमकिन हो। राजेश जी, बस आखिरी पॉइंट सर कि अब भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर रिप्लाई तो देना पड़ेगा। हम एक कमजोर देश नहीं है, हम एक स्ट्रांग देश हैं और हमें ये दिखाना होगा
और क्या ऑप्शंस आप देख रहे हैं कि क्या कुछ आगे होने जा रहा है सर? देखिए, जहाँ तक है ताल्लुक, हम बहुत ताकतवर देश हैं, हम बिग पावर हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन हम जो है ज़्यादा दरिया दिल दिखाते हैं, और उसकी दरिया दिली की वजह से, हमारी शराफत की वजह से पाकिस्तान हमारी इसको कमजोरी समझने लगा है। आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, पूरी फौज मोबिलाइज हो गई, ऑप पराक्रम हुआ कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद कारगिल हुआ, कारगिल में हमने कहा जी हम एलओसी पार नहीं करेंगे। वो एलओसी पार करके, वो सब कुछ पार करके पहाड़ियों पे आके बैठ रहा है और कह रहा है जी ये तो मुजाहिदीन है, ये पाकिस्तानी आर्मी नहीं है। बाद में जब पोल खुली कि वो तो पाकिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान जो कर सकता है हम नहीं करते, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरा जो मानना है, एक फौजी होने के नाते, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स पे जो चल रहा है वो गवर्नमेंट सही कदम उठा रही है, लेकिन जो मिलिटरीली मेरा मानना है कि बजाय इसको फुल स्केल वॉर बनाने के, आप एलओसी को इतना गर्म कर दो, एलओसी के ऊपर इतनी बमबारी करो कि असीम मुनीर को उस बमों की आवाज जो है रावलपिंडी तक सुनाई दे। नंबर एक। नंबर दो, जैसा हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया, ऐसे उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। अब इस शिमला एग्रीमेंट का एक क्लॉज है, 5-6 क्लॉज है, उनमें से एक क्लॉज ये कहता है कि एलओसी को जो है हम एक तरह का बॉर्डर मानेंगे और उसकी सेंटिटी को दोनों देश जो है मेंटेन करेंगे। तो जब शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड हो गया तो इसका मतलब एलओसी की तो कोई सेंटिटी रही नहीं। बिल्कुल सर। हमको अंदर घुसना चाहिए और मौका है कि पीओके के ऊपर कब्जा करना चाहिए, क्योंकि अब जो है एलओसी का नाम ही नहीं है। दूसरा, तीसरा, जैसा आपने बताया कि हमास के अगर चीफ को जो है इजराइल ईरान में जाके ठोक सकती है, तो भारत जो है पहला जो मिसाइल ठोके वो आसिम मुनीर जहां पे रहता है वहां पे ठोक दो। क्योंकि जब तक पाकिस्तानी फौज के ऊपर लात नहीं लगेगी तब तक वो सुधरने वाला नहीं है। टेररिस्टों को आप कितना भी मार लो और ठीक है। तो दो चीजें हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान, जिनकी वजह से पाकिस्तान को एक डिटरेंट होगा, पाकिस्तान 10 दफे सोचेगा। सबसे पहले उनका पंजाब प्रोविंस, उसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि उसको बलूचिस्तान की परवाह नहीं है, उसको खैबर पख्तूनवा की परवाह नहीं है, उसको सिंध की परवाह नहीं है, उसको पीओके की परवाह नहीं है। लेकिन वहां की जो एलीट क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, वो पंजाब को बिलोंग करती है जी। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसका जो पानी जाता है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इंडस को मिला के 6 नदियों का, इस पानी को बंद करो। सारा पानी जब बंद हो जाएगा तो ये जो है पंजाब में उन्हीं के लोग, उन्हीं के जो रूलर हैं, उन्हीं के लीडर हैं, उनके कपड़े फाड़ेंगे। तब इनको ये पता लगेगा कि हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए। लेकिन चलिए देखते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद हमारे प्रधानमंत्री से है कि जरूर एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया जाएगा। बस लास्ट में एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं कि जब शिमला समझौता रद्द कर दिया तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो 93,000 जो प्रिजनर ले गए थे, क्या पाकिस्तान उनको भी वापस लौटाएगा? बड़ा सवाल यही है सर। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आधे तो उसमें से ज्यादा मर गए होंगे, क्या लौटाएगा, या इतने बूढ़े हो गए वो खुद लाइबिलिटी होंगे, उनको तो ना ले तो ज्यादा अच्छा है। चलिए शुक्रिया कर्नल संजीव सिरोही सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, इस गंभीर मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू सर।